हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली क्लास ना कंप्लीट की हो तो उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग क्लास क्रम से नहीं लोगे तो फिर क्या होगा, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि जो चीज़ें वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है वो नवा चैप्टर चल रहा है। आज की क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर इसमें 10वां 11वां 2 चैप्टर और बचेंगे। इसके बाद आपका ये जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है उसका भी सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो पहला पेपर है वो है बाल विकास का, तो उसका सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसे न देखा हो तो उसको देखिए जाके, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोग क्या करिए, चीज़ों को समझिए। जो हमारा टॉपिक है वो कह रहा है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो चलिए जानते हैं जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है ये क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना, और दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना, और सामग्री क्या है, इनके माध्यम से किस तरीके से क्या होगा, शिक्षा ग्रहण की जाएगी। इनके बारे में हम लोग समझते हैं। किसके बारे में, श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में। तो जो हमारी टेलीविज़न आती है ये क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, किसके बारे में, टेलीविज़न के बारे में। कहा जा रहा है कि टेलीविज़न शिक्षण का एक शक्तिशाली माध्यम है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जो टेलीविज़न होता है वो शिक्षण का क्या है, एक शक्तिशाली माध्यम है। ठीक, यह शिक्षा का एक ऐसा अनौपचारिक माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत अधिक संख्या में जनता से अपना संपर्क रख सकते हैं। इससे किसी घटना को सुना हुआ देखा जा सकता है और क्या होता है, एक साथ देखा जा सकता है। इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान इतना स्थायी होता है कि भारत में दूरदर्शन का सबसे पहला प्रयोग 15 अगस्त 1959 में दिल्ली में हुआ था। इसके बाद अन्य शहरों में दूरदर्शन के केंद्र बनाए गए। टेलीविज़न वाली जो टीवी होती है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है मतलब जैसे टीवी रख दी गई खोल के, ठीक, मतलब चलने लगी तो एक साथ कई लोग देख लेते हैं कि नहीं देख लेते। ऐसा तो होता नहीं कि केवल एक व्यक्ति देखे। तो एक आ गया कि टेलीविज़न जो होती है वो शिक्षण का एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम होता है। तो इससे क्या होता है, इससे अनौपचारिक माध्यम से, एक हमारी होती है औपचारिक और एक होती है अनौपचारिक। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शब्द। तो जो एक होता है मतलब औपचारिक शिक्षा और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है हमारी, उसका क्या होता है, उसका एक टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम तक हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कूल ले सकते हैं। ठीक, और जो हमारी अनौपचारिक होती है ये क्या होती है, ये हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो हम लोग स्कूल की शिक्षा होती है ये हमारी औपचारिक होती है। इसके बाद जो भी हम लोग देखते हैं जो जीवन पर्यंत सीखते हैं ये हमारी क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो जो हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो वही कहा गया है कि अनौपचारिक माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत अधिक संख्या में जनता से अपना क्या करते हैं, संपर्क रख सकते हैं। इससे किसी घटना को सुना हुआ देखा जा सकता है, एक साथ देखा जा सकता है। इसके द्वारा सीखा गया जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि भारत में दूरदर्शन का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था, 15 अगस्त 1959 में दिल्ली में हुआ था। इसके बाद अन्य शहरों में दूरदर्शन के केंद्र भी क्या किए गए थे, बनाए गए थे। 1 अप्रैल 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया था। ठीक, फिर इसके बाद क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से क्या किया गया था, अलग कर दिया गया था तथा इसका नाम दूरदर्शन रखा। अब ये सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वैसे दूरदर्शन की शुरुआत मनोरंजन के रूप में हुई थी, किंतु धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या होने लगा, उपयोग होने लगा। कहा जा रहा है कि जो दूरदर्शन था इसका जो मतलब पहले था तो ये क्या था, मनोरंजन के लिए था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे से क्या किया जा रहा है, जो शिक्षा का क्षेत्र होता है उसमें भी क्या हो रहा है, उपयोग होने लगा है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि दूरदर्शन का शैक्षिक मूल्य या महत्व। जो दूरदर्शन होता है इसका शैक्षिक मूल्य क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है।
होता है, इसके महत्व के बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो दूरदर्शन द्वारा सभी, अब क्या कहा जा रहा है कि दूरदर्शन द्वारा सभी तक आसानी से सूचनाओं को श्रव्य दृश्य रूप में क्या किया जा सकता है, पहुंचाया जाता है। श्रव्य का मतलब क्या होता है, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, और दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना। जैसे दूरदर्शन होता है तो आप लोग वही तो करते हो, पहले उसको देखते हो, फिर आप लोग क्या करते हो, कानों से सुनते हो। तो वही कहा गया है कि दूरदर्शन द्वारा सभी तक आसानी से सूचनाओं को क्या किया जा सकता है, श्रव्य दृश्य रूप से पहुंचाया जा सकता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। फिर कहा जा रहा है कि फिर कहा जा रहा है कि दूरदर्शन घर और कक्षा में वास्तविक वातावरण बना देते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो दूरदर्शन होता है वो घर और कक्षा में क्या करते हैं, वास्तविक वातावरण बना देते हैं। दूरदर्शन मनोरंजन और शिक्षा दोनों का क्या करते हैं, संयुक्त साधन है। जो दूरदर्शन होता है वो मनोरंजन के लिए भी अच्छा है, मतलब इससे मनोरंजन भी होता है, और इससे क्या होता है, शिक्षा मतलब क्या होता है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, दोनों काम हो जाते हैं। दूरदर्शन प्रत्येक आयु व स्तर के व्यक्तियों के लिए रचनात्मक कार्यक्रम है। क्या कहा जा रहा है कि जो दूरदर्शन होता है, क्या कहा जा रहा है कि दूरदर्शन प्रत्येक आयु व स्तर के व्यक्तियों के लिए रचनात्मक कार्यक्रम है। ये बच्चों को समझने, तर्क करने, निर्णय तथा समस्याओं का हल करने की क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। किसको, बच्चों को समझने के लिए भी और तर्क करने के लिए भी, और क्या समस्याएं जो होती हैं उनका भी हल निकालने के लिए क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हम लोग का कंप्यूटर। तो चलिए जानते हैं जो कंप्यूटर होता है ये क्या होता है। तो कंप्यूटर एक यंत्र है जो आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, बहुत उपयोगी भी है। अब कंप्यूटर का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा है, इसलिए अब बच्चों को कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि जो कंप्यूटर है इसका जो प्रयोग है तो अब बहुत जगह किया जाने लगा है। तो वही कहा गया कि जो कंप्यूटर होता है ये क्या है, ये एक यंत्र होता है, ठीक, जो आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी भी है। अब कंप्यूटर का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा है, इसलिए अब बच्चों को क्या करना चाहिए, कंप्यूटर का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चे भी सीख सके चीज़ों को अच्छे से। ठीक, फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि भारत में कंप्यूटर युग का प्रारंभ 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। और कंप्यूटर का प्रयोग अनेकों कार्यों में किया जाता है। तो कौन कौन कार्य हैं जिनमें क्या किया जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में समझते हैं। छात्र अभिलेख में, दूसरा कह रहा है परीक्षा परिणाम तैयार करना। छात्र अभिलेख का मतलब क्या होता है, बच्चों के पेपर बनाने में, ठीक। दूसरा कह रहा है परीक्षा परिणाम तैयार करना, जो बच्चे के रिजल्ट वगैरह होते हैं, ठीक। कक्षा में शोध कार्य, सीखने और सिखाने में, और व्यवसाय के क्षेत्र में यानी बिजनेस के क्षेत्र में हर जगह कंप्यूटर का क्या होता है, प्रयोग होता है। अब हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है मानचित्र। अब ये मानचित्र क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने या नाम की सहायता से कागज या बोर्ड पर छोटे रूप में बनाना मानचित्रण कहलाता है। यानी मानचित्र में क्या होता है, कोई भी शहर होगा, नदी, सब चीज़ें क्या होती हैं, मानचित्र में बनी रहती हैं। तो वही कहा गया है कि पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने या नाम की सहायता से कागज या बोर्ड पर छोटे रूप में बनाना ये क्या कहलाता है, मानचित्रण कहलाता है। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि भूगोल शिक्षण में मानचित्रों के उपयोग व अध्ययन के दो उद्देश्य कहे जा सकते हैं। अब ये उद्देश्य कौन है, इनके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है विद्यार्थी को किसी क्षेत्र, देश या संसार के सही आकार व विस्तार का ज्ञान होता है इससे। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी के किसी भूभाग की प्राकृतिक बनावट, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य विशेषताओं का भी क्या हो सके, ज्ञान हो सके, इसलिए क्या आया था, मानचित्र आया था, ठीक। फिर कहा जा रहा है प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं या सामग्री। अब जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं या सामग्री होती हैं वो क्या होती हैं, इनके बारे में समझ
समझते हैं। तो प्रकृति से अनेकों वस्तुएं हमें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, जिसके द्वारा बच्चों को समझाया व पढ़ाया जा सकता है। जैसे प्रकृति से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, क्या क्या प्राप्त हो गई, पत्तियाँ, जड़ें, कंकड़, टहनियाँ, बीज और पत्थर, ये सब क्या हमें, ये सब हमें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। इनके माध्यम से बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम लोग अच्छे से समझा सकते हैं कि ये सब किस तरीके से प्राप्त होती हैं और इनका हमारे जीवन में कितना उपयोग है। तो यहाँ से जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग को यहाँ तक की चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी और कल से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, और जो चीज़ ना आया करे तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी लिया करिए, ठीक। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, क्विज, PYQ सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।